हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो हमारी सेमेस्टर फिफ्थ की होने वाली है। और सेमेस्टर फिफ्थ में जो हमारी हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। एंड देखिए, ये जो हमारी हिस्ट्री होने वाली है इसका नाम है 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1900 से 1945। इस हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं, यानी 1900 से 1945 की जो आपकी बुक है, ये जो है ये देखिए हमारी एनईपी के अंतर्गत आती है। यानी ये जो कोर्स है ये हमारी एनईपी वाला कोर्स है। एंड अगर आपके पास सेमेस्टर फिफ्थ में ये हिस्ट्री है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। या ये कहूँ, पूरी ही बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरी बुक का जो सार है वो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको फिर बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इजीली पास हो पाओगे बिना बुक पढ़े ही। यानी अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए, अच्छे से याद कर लिए, तो आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली पास हो जाओगे। चलिए फिर हम बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा वो होगा उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वही उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए ये जो बुक है वो हमारी उपनिवेशवाद से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही ये बनता है कि उपनिवेशवाद आखिर होता क्या है, कैसे हम उपनिवेशवाद को पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसका जो परिचय होगा, आप परिचय में लिखेंगे उपनिवेशवाद का तात्पर्य एक राष्ट्रीय उपनिवेशवाद का तात्पर्य एक राष्ट्रीय या साम्राज्य द्वारा दूसरे राष्ट्रीय क्षेत्र या समाज पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया से है। यानी उपनिवेशवाद का तात्पर्य ही यह है कि एक राष्ट्रीय या फिर साम्राज्य दूसरे राष्ट्रीय या फिर दूसरे के क्षेत्र पर अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित कर ले, वही जो प्रक्रिया है वो उपनिवेशवाद कहलाती है। जिसमें वहाँ के प्राकृतिक और मानव संसाधनों का शोषण किया जाता है और वहाँ पर नियंत्रण करके जो वहाँ के प्राकृतिक हैं और जो मानव संसाधन जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का शोषण करना, चाहे वो मानवों का हो या फिर वहाँ की चीज़ों का हो या फिर वहाँ की प्रकृति से रिलेटेड हो, सभी का शोषण करना उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त करना है। यानी दूसरे को कितना भी नुकसान हो, बस अपना फ़ायदा होना चाहिए, इसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक सशक्त राष्ट्रीय जिसमें उपनिवेशक कहा जाता है, दूसरे कमज़ोर और विकासशील राष्ट्रीय जिसे उपनिवेश कहा जाता है, पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और अपनी शक्ति का विस्तार करता है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये दो दो देशों या फिर दो राष्ट्रों के बीच में होती है, जिसमें एक जो होता है वो उपनिवेशक होता है, यानी जो शासन करेगा, और दूसरा होता है उपनिवेशक जिसके ऊपर उपनिवेश किया जाता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत। जैसे हमारे भारत के ऊपर भी उपनिवेश हमारे भारत को बनाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन जो हो जाएगा वो उपनिवेशक हो जाएगा और भारत जो हो जाएगा वो उपनिवेश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको परिचय समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आप आगे लिख सकते हैं उपनिवेशवाद का उदय और विकास, कि किस तरह से उपनिवेशवाद का उदय हुआ और किस तरह से इसका विकास हुआ धीरे धीरे। चलिए देखते हैं। 15वीं शताब्दी में महान भूगोलिक खोजकों ने युग के दौरान यूरोप के राष्ट्रीय ने समुद्री मार्गों की खोज आरंभ की, ताकि उन्हें नए व्यापारिक अवसरों और संसाधन मिल सकें। और जो 15वीं शताब्दी थी उस टाइम पे जो नए नए भौगोलिक खोजकर्ता थे या फिर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नई नई चीज़ों की खोज कर रहे थे, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी और नई नई जो जगह थी, नए नए जो स्थान थे, उनका जो खोजना था उनका स्टार्ट किया। और 16वीं और 17वीं शताब्दी में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और देखते देखते 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के आते आते जो स्पेन थे, पुर्तगाल थे, फ्रांस था और इंग्लैंड था, इन लोगों ने जो यूरोप के देश थे, एशिया था, अफ्रीका था और अमेरिका था, इन क्षेत्रों पर अपना जो कब्जा था वो स्थापित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में यूरोप के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसके कारण यूरोपीय देशों ने अन्य राष्ट्रों पर अधिकार जमाना और उसके संसाधनों का व्यापक शोषण किया। यानी देखिए धीरे धीरे से ये प्रक्रिया शुरू हुई और ये जो यूरोप के थे इन्होंने औद्योगिक और जो आर्थिक विकास था वो करना शुरू कर दिया, और ये धीरे धीरे जो और देश थे उनके ऊपर अपना जो प्रभुत्व था वो जमाने लग गए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, भारत में भी उपनिवेशवाद का एक लंबा इतिहास है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमारा भारत भी उपनिवेशवाद बन चुका है ब्रिटेन का। तो हमारे भारत में भी उपनिवेशवाद का एक लंबा इतिहास देखा जा सकता है।
1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। व्यापार के बहाने से ही अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। यानी 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन जो था, ये कहें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन की, वो आई थी व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधिकार कर लिया। यानी देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में जो बंगाल था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया और फिर धीरे धीरे उन्होंने बाकी जो भारत था उस पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद के प्रकार, कि उपनिवेशवाद के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद। उपनिवेशक देश उपनिवेशकों की आर्थिक संरचना को अपने लाभ के अनुसार बदलता है। स्थानीय उद्योगों को समाप्त कर उपनिवेशों को कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है और उपनिवेशवाद देश उन्हें सस्ते में खरीदकर अपनी उद्योगों के लिए उपयोग करते हैं। यानी देखिए आर्थिक उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या होता है, जो उपनिवेशक होते हैं वो उपनिवेशकों से आर्थिक जो लाभ होता है वो कमाने का प्रयास करते हैं और वहाँ कर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर आर्थिक चीज़ें हैं उनको सस्ते मालों पर खरीदते हैं, सस्ते दामों पर खरीदते हैं और वहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग करके बनाकर फिर वापस उन्हें उन्हीं देशों में बेच देते हैं, जिसकी क्या होता है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाती है, जो उपनिवेशक होते हैं। इसलिए ये आर्थिक उपनिवेशवाद होता है। फिर होता है हमारा राजनीतिक उपनिवेशवाद। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें उपनिवेशक राष्ट्रीय अपनी शासन तंत्र और कानूनी प्रणाली को उपनिवेश में स्थापित करते हैं। उपनिवेशी देश नागरिकों के पास सत्ता होती है, जबकि उपनिवेशित देश के लोग शामिल होते हैं। यानी देखिए इसमें जो होता है वो राजनीति पर नियंत्रण कर लेते हैं, ताकि उसके देश की पूरी जो राजनीति होती है वो उपनिवेशक के पास आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। इसमें उपनिवेशक देश अपनी ही भाषा, धर्म, शिक्षा और संस्कृति को उपनिवेशित देश पर थोपते हैं, जिसमें उपनिवेशित समाज की सांस्कृतिक परंपराएं और पहचान खतरे में पड़ जाती है। यानी इसमें क्या होता है, जो भी देश उपनिवेशक होता है यानी जो कब्जा करता है, उसकी धार्मिक चीज़ें हो गई, भाषा हो गई, शिक्षा हो गई, संस्कृति हो गई, वो सभी कमज़ोर देश पर हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो कमज़ोर देश होता है वो अपनी जो पहचान होता है उसको खोने लग जाता है। देखिए अगर हम आज की ही बात करें, हमारे देश में भी जो पश्चिम की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा खाना, मोमोज़ खाना, जीन्स टॉप पहनना, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर की थोड़ी ना है और हम इन सभी को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रभावित डालता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे औपनिवेशवाद का प्रभाव, कि औपनिवेशवाद का प्रभाव हम किस तरह से देख सकते हैं। पहले हम आर्थिक प्रभाव देखेंगे। औपनिवेशवाद ने औपनिवेशित देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह किया। इन देशों के पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया गया और वहां की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक राष्ट्रीय के लाभ के अनुसार ढाल दिया। जैसे भारत के हथकरघा उद्योगों का विनाश हुआ और यहाँ के किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए मजबूर किया गया, जिससे कृषि संकट उत्पादन हुआ। यानी ये जो है ये हम आर्थिक रूप में यहाँ पर आर्थिक संकट देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ये हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। जैसे कि भारत में भी हुआ, क्योंकि भारत में पहले हथकरघा उद्योग थे पर अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। जो किसान थे उन्हें नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से जो कृषि थी वो संकट में आ गई थी। तो हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव किस तरह से, उपनिवेशवाद ने उपनिषद देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। उपनिवेश राष्ट्रीय ने अपने राजनीतिक अधिकार स्थापित किए, जिससे उपनिषद देश अपने शासन तंत्र नीतियों पर नियंत्रण खो देते हैं। यानी देखिए जो उपनिवेशवाद होता है उसके अंतर्गत जो उपनिषद होता है वो उपनिवेशक के अंतर्गत आ जाता है और वहाँ पर जो नियंत्रण होता है वो सभी उपनिवेशक का हो जाता है। ठीक है, और जो उपनिषद होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, कोई भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव किस तरह से, चलिए देखते हैं। उपनिवेशक राष्ट्र ने अपनी भाषा, शिक्षा प्रणाली और संस्कृति को उपनिवेशित समाज पर थोप दिया, जिससे उपनिवेशित देशों में सांस्कृतिक शरण को जन्म दिया और उनकी परंपराओं और पहचान पर संकट पैदा कर दिया। यानी जो सांस्कृतिक संकट होता है हम वो भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की परंपराएं होती हैं वो सभी संकट में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। उपनिवेशवाद ने समाज में वर्ग और जाति का अंत बढ़ाया, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याएं बढ़ी। उपनिवेशक राष्ट्रों ने सामाजिक ढांचे का उपयोग करके उपनिवेशित समाज पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद की समाप्ति और स्वतंत्रता संग्राम की, किस तरह से उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई और स्वतंत्रता संग्राम चलाए गए थे। तो इसको देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के खिलाफ एक
लहर उठी, उपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। भारत में भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की एक लहर चल पड़ी और 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। यानी हम कह सकते हैं मेनली जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद में सभी जो उपनिवेश देश थे उनमें लहर चली स्वतंत्रता की कि हाँ हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हम उपनिवेश बन के नहीं रह सकते। जैसे कि अगर हम अपने ही भारत का उदाहरण लें तो हमारे भारत में भी गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए और भगत सिंह जी हो गए, इन सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छे से या ये कहें एक नेतृत्व चलाया जिसकी वजह से हम भी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए और 1947 में हम भी स्वतंत्र हो गए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद के खिलाफ जागरूकता विरोध ने वैश्विक स्तर पर डीकोलोनाइजेशन या निवेशिक विरोधी आंदोलनों का जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई एशियाई और अफ्रीका देशों को स्वतंत्रता मिली। यानी हम कह सकते हैं जो उपनिवेश था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और बाद में चल के कई देशों को, एशिया के कई देशों को और अफ्रीका के कई देशों को स्वतंत्रता मिल गई। चलिए देखेंगे अब हम इसके निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं उपनिवेशवाद ने विश्व के कई देशों पर गहरा असर डाला। इसका प्रभाव न केवल आर्थिक और राजनीतिक था बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। जैसे कि अभी हमने देखा, इसने औपनिवेशिक देशों को आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक शरण के दौरान से गुजरने के लिए मजबूर किया। हालांकि उपनिवेशवाद के के बाद भी इसके प्रभाव आज भी कई देशों की आर्थिक और राजनीतिक संरचना में देखे जा सकते हैं। और सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संरचना में भी हम देख सकते हैं। जो कि हमारा कल्चर है वो हम भूलते जा रहे हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है हम उसे अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये औपनिवेशिकवाद का ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेशवाद के विरुद्ध सभी संघर्षों की व्याख्या कीजिए। यानी उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो भी संघर्ष हुए थे आपको उन सभी संघर्षों के बारे में बताना है। तो देखिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष हुए थे उन्हें हम मेनली 3 प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जो पहला है वो है हमारा एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। किस तरह से एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन को देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। एशिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का मुख्य केंद्र भारत, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश थे। यानी अगर हम प्रमुख संघर्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में, चीन में, वियतनाम में और इंडोनेशिया में देखे जा रहे थे उपनिवेशवाद के खिलाफ। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रयास किए गए, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन समर्थन बढ़ा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने जापान और सैन्य विदेशी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष किया। यानी हम ऐसे बहुत सारे संघर्ष देख सकते हैं जो कि भारत में भी हुए। जैसे कि भारत में हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ऐसे ही चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है आप इसमें लिख सकते हैं अफ्रीका में आत्मनिर्णय की लड़ाई। अफ्रीका में आत्मनिर्णय की लड़ाई किस तरह से, अफ्रीका देश ने भी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आत्मनिर्णय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। गाना, केन्या, अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न आंदोलनों ने यूरोपीय ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जन समर्थन प्राप्त किया। यानी इन सभी नेताओं ने या इन सभी संघर्षों के बाद जो हमारा जन समर्थन होता है वो प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गए, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ और जो नस्लीय भेदभाव होता है उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन करे थे। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा चरण है वो है हमारा वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष। यानी जो वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष हो रहे थे उनको देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक जनमत बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र में नव स्वतंत्र देशों ने औपनिवेशवाद के उन्मूलन का आह्वान किया। शीत युद्ध के दौरान औपनिवेशित देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एकजुटता दिखाई, जिससे स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग को वैश्विक समर्थन मिल गया। यानी हम कह सकते हैं
कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद की जो स्थिति थी, उसके बाद हम स्वतंत्रता को बढ़ते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से शीत युद्ध का आरंभ हुआ और शीत युद्ध में भी बहुत सारे जो देश थे उन्होंने गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था उसका समर्थन किया, उसको ज्वाइन किया, ना कि किसी और गुट में गए, और उन्होंने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की जो मांग थी उसको सुनिश्चित किया, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या। आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष ने एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय चेतना और आत्मनिर्णय की भावना को प्रोत्साहित किया। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों ने विदेशी शासन की स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति की। औपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों ने वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणाओं को, जिससे बाद में समय में शांति, विकास और गुटनिरपेक्षता जैसे आंदोलनों का भी उदय हुआ। यानी हम कह सकते हैं बाद में चल के सभी देशों ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे जो अधिकार हैं वो प्राप्त कर लिया और सभी देशों में शांति, विकास और जो गुटनिरपेक्षता थी, जो आंदोलन थे वो सफल रहे और सभी देशों में शांति और विकास की पूरी तरीके से ये जो चीज़ें थी ये चलने लगी और सारी चीज़ें ठीक हो गई, सभी जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्यवाद क्या है, विवेचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी इसमें हमें बताना है कि साम्राज्यवाद क्या होता है और विवेचनात्मक हमें इसका वर्णन करना है। मेनली हमें बताना ही ये है कि साम्राज्यवाद होता क्या है। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, साम्राज्यवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक सशक्त राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार करने और कमजोर देशों या क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी साम्राज्यवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमजोर देशों पर एक शक्तिशाली देश अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करे, वही साम्राज्यवाद कहलाता है। यह प्रभुत्व राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप में हो सकता है, और ये जो प्रभुत्व है ये या तो राजनीतिक रूप में हो सकता है या आर्थिक या फिर सांस्कृतिक रूप में देख सकता है। साम्राज्यवाद का उदय अधिकाधिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना, बाजारों का विस्तार करना और अपने राष्ट्रीय की समृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देना है। यानी साम्राज्यवाद जो है उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि संसाधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करना, कमज़ोर जो देश हैं उनका उन पर कब्जा करना और जो बाजार हैं उन पर अपना जो विस्तार है वो बढ़ाना, अपनी जो शक्ति है उसका विस्तार करना ही साम्राज्यवाद का उद्देश्य है। ठीक है, साम्राज्यवाद को कई चरणों में बांटा जा सकता है, इसमें जो इसे विकास और प्रभाव को दर्शाते हैं। चलिए इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण को विस्तार से समझें। यानी जो साम्राज्यवाद है उसको हम कई चरणों में बांटकर देख सकते हैं। अब हम इसके प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों ही चरण को विस्तार से देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका जो प्रथम चरण है उसको देख लेते हैं। प्रथम चरण है हमारा अन्वेषण और उपनिवेशवाद। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, साम्राज्यवाद का पहला चरण 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब यूरोपीय देशों ने नई भूमि की खोज की और विभिन्न स्थानों पर औपनिवेशिक स्थापित करना शुरू किया। इस समय में मुख्य उद्देश्य व्यापार के नए मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों की खोज थी। यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी से ये प्रारंभ होता है, जब जो ताकतवर देश थे वो दूसरे देशों को पर अपना कब्जा कर रहे थे और नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे, यानी नई नई जो चीज़ें हैं उनकी खोज कर रहे थे। इस चरण में प्रमुख यूरोपीय देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका अपने उपनिवेशिक स्थापित किए। यानी इन्होंने नए नए देशों की खोज की, नए नए स्थानों की खोज की, जैसे कि स्पेन हो गया, पुर्तगालीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। और इन लोगों ने खोज की जैसे कि अफ्रीका देश की, एशिया के और अमेरिका की, और इन पर अपना जो कब्जा था वो किया। ठीक है, यानी इन पर अपना कब्जा किया। इन्होंने स्थानीय लोगों पर अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन शैली को थोपा और वहाँ वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, और जो इनकी जीवन शैली थी उनको वहाँ पर थोपना शुरू कर दिया और वहाँ के जो संसाधन थे उनका दोहन करना शुरू किया। देखिए, अगर हम अपने ही देश की बात करें तो हमारे देश के लोगों को, जो ब्रिटिश लोग थे जिनके हम औपनिवेशिक बने थे, वो हमें असभ्य बोलते थे कि हम सभ्य नहीं है, हमें सेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, ना रहने का, ना बात करने का, ना पहनने का। इसीलिए वो लोग हमें असभ्य बोलते थे और वो अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने का पूरा पूरा प्रयास करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते, औपनिवेशवाद का यह दौर प्रारंभिक साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है, जिसमें सत्ता और संपत्ति प्राप्त के लिए नई नई भूमिकाओं पर अधिकार जमाने की होड़ लगी हुई थी। यानी इसमें हम प्रथम चरण के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर
संपत्ति हो गई या फिर सत्ता हो गई, उस पर अधिकार जमाने की नई नई भूमिका या फिर ये कहें नई नई खोजें कर रहे थे कि किस तरह से हम किस पर अपना अधिकार बना सकते हैं। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण को आप लिख सकते हैं औद्योगिक साम्राज्यवाद। औद्योगिक साम्राज्यवाद के रूप में हम द्वितीय चरण को देख सकते हैं किस तरह से 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद साम्राज्यवाद का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण में यूरोपीय देशों को औद्योगिकों के लिए कच्चे माल की ज़रूरतें महसूस हुईं और वह नए बाज़ारों की तलाश में थे। इस कारण से उन्होंने अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी ये कहें कि 19वीं शताब्दी में वो अपने उद्योगों को जमाने के लिए या कच्चा माल प्राप्त करने के लिए नए-नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने नए-नए क्षेत्रों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब साम्राज्यवाद का उद्देश्य केवल भूमि पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वहाँ के आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना, अपने देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना था। ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों ने अफ्रीका और एशिया के देशों में गहरी पैंठ बना ली। इस दौर में इन देशों ने वहाँ के लोगों पर शोषण किया और उनके संसाधनों को अपने औद्योगिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। यानी देखिए, अब जो उद्देश्य था वो सिर्फ भूमि पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि उनके जो आर्थिक संसाधन थे उन पर भी कब्जा करना और अपने देश को बढ़ाना था। अब देखिए, जो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये देश भी अब जो अफ्रीका और एशिया के देश थे उन पर कब्जा करने लगे और वहाँ के जो संसाधन थे उन पर अपना कब्जा करने लगे और अपने देश के जो उद्योग थे उनको बढ़ाने का प्रयास करने लगे थे। औद्योगिक साम्राज्यवाद ने वैश्विक असमानता को बढ़ावा। इसका दुष्परिणाम उन देशों पर पड़ा जो इस साम्राज्यवाद शोषक बने। यानी देखिए, इसने औद्योगिक जो चीज़ें थी उसको तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ा, वो भी उन देशों पर जिनका ये शोषण कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे तृतीय चरण को आप साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष या नव साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। यानी हम तृतीय चरण को साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष या फिर नव साम्राज्यवाद के नाम से जान सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में साम्राज्यवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस समय शक्तिशाली देश अपने नियंत्रण में अधिकाधिक देशों को लाने का प्रयास कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के समय साम्राज्यवाद देशों के बीच सत्ता संघर्ष तेज हो गया, जिसमें प्रमुख राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी शामिल थे। इस दौर को नव साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। यानी जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध के दौर था उसको ही नव साम्राज्यवाद के नाम से हम जान सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो संघर्ष था और जो होड़ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब औपनिवेशिक नियंत्रण के साथ साथ प्रत्येक सेना और राजनीतिक प्रभुत्व भी ही कामयाब किया जा रहा था। यानी अब सिर्फ औपनिवेशिक नियंत्रण नहीं, बल्कि जो राजनीतिक प्रभुत्व था वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों में विरोध बढ़ने लगा और कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम भी शुरू हो गए। यानी यही कारण था कि जो विरोध था वो बढ़ने लगा था और स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत थी या ये कहें मांग थी वो अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि सभी लोग परेशान हो चुके थे। इसके अलावा इस चरण में साम्राज्यवादी नीतियों में परिवर्तन आए और साम्राज्यवादी देश अपनी प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अधिक हथियारों और तकनीकों का प्रयोग करने लगे थे। यानी साम्राज्यवाद जो देश थे, जो शासक कर रहे थे दूसरे देशों पे, अब वो अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ज़्यादा ज़्यादा हथियार बनाने लगे, तकनीकों में आगे निकलने लगे, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा जो विरोध कर रहे थे वो और ज़्यादा भड़क गए और जो लोग थे वो उनसे नाखुश होने लगे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्थ चरण यानी फोर्थ चरण, जिसे हम उत्तर साम्राज्यवाद या शीत युद्ध काल के भी नाम से जान सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, यानी 1939 से 1945 के बाद साम्राज्यवाद का चौथा चरण प्रारंभ हुआ, जिससे उत्तर साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद भी कहा जाता है। इस समय विश्व में साम्राज्यवाद के प्रति व्यापक विरोध हो गया और अधिकतर औपनिवेशिक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यानी इस चरण के आते आते जो औपनिवेशवाद था उसका विरोध बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया और ज़्यादातर जो देश थे वो स्वतंत्र हो चुके थे, या फिर अब वो लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्र भी हो चुके थे। हालांकि कई देश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली देशों पर निर्भर बने रहे। यानी ऐसे भी बहुत सारे देश थे जो कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो शक्तिशाली देश थे उन पर ही निर्भर रहे। इस समय अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरे और इसके बीच शीत युद्ध का दौर चला। यानी अब जो अमेरिका था और सोवियत संघ था वो महान शक्ति बन गए थे पूरे विश्व में, दो महान शक्ति, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है।
इस चरण में साम्राज्यवाद का रूप बदल गया। अब यह औपनिवेशिक नियंत्रण के बजाय आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के रूप में विकसित हुआ था। यानी देखिए, अब जो साम्राज्यवाद था उसका रूप पूरी तरीके से बदल गया। अब यह औपनिवेशिक नियंत्रण के बजाय आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व विकसित करने लगे। यानी अब ये औपनिवेशिक नियंत्रण न विकसित करके आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को विकसित कर रहे थे, जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे देशों पर अपने प्रभाव को बनाए रखने में आर्थिक सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और तकनीकी सहायता का उपयोग कर रहे थे। यानी ये जो थे ये अब आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो संस्कृति है उसमें बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार साम्राज्यवाद विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अपनी भूमिका और स्वतंत्रता में परिवर्तन करता है। शुरुआती दौर में यह केवल क्षेत्रीय विस्तार और संसाधनों के नियंत्रण पर केंद्रित था, लेकिन बाद में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, साम्राज्यवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ विभिन्न रूपों में विकसित होती रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना है। यानी साम्राज्यवाद जो है वो हम देख सकते हैं वो विभिन्न रूपों में विकसित होती हुई हमें दिखाई देगी, और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो भी स्थिति है उसको मजबूत करना या उसको स्थापित करना है। प्रथम चरण में यह अन्वेषण और औपनिवेशवाद के रूप में शुरू हुआ, जहां शक्तिशाली देशों ने नई भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में औपनिवेशिक स्थापित किया। औपनिवेशिक क्रांति के बाद साम्राज्यवाद ने एक नया रूप लिया, जिसमें आर्थिक हितों को साधने के लिए औपनिवेशित देशों के संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। 20वीं शताब्दी में यह नव साम्राज्यवाद के चरण पर पहुंचा, जिसमें प्रत्येक सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया गया। यानी हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के आते आते ये नव साम्राज्यवाद तक पहुंच जाता है, और उसमें जो राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व था वो कायम करने का प्रयास किया जा रहा था। यानी अब जो थे वो राजनीति को और जो हमारे सैन्य था उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अधिकांश औपनिवेशिकों को स्वतंत्रता मिल गई, तो साम्राज्यवाद ने उत्तर साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवाद था वो उत्तर साम्राज्यवाद में चला जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे जो देश थे वो स्वतंत्र हो चुके थे। इसमें औपनिवेशिक प्रभुत्व के स्थान पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दबाव द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। अब जो प्रभुत्व स्थापित करा जा रहा था वो आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक दबाव द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार साम्राज्यवाद केवल शक्तियों और संसाधनों पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदलते रूपों में भी देशों पर प्रभुत्व और असमानताओं को बढ़ावा देता है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ हमारे संसाधनों पर ही नियंत्रण नहीं करता, ये समय के साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारी आर्थिक चीज़ें हैं और जो हमारी संस्कृति है उसको भी प्रभाव डालता हुआ हमें दिखाई देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्यवाद का प्रभाव लंबे समय तक उन देशों पर बना रहा जो इसके अधीन थे। यानी इससे हम पता कर सकते हैं जो साम्राज्यवाद है इसका प्रभुत्व हम बहुत लंबे टाइम तक देख सकते हैं, जो भी इसके अधीन रहे। यानी जैसे कि हम ब्रिटेन के अधीन रहे, तो अभी भी हमारे देश पर ब्रिटेन की बहुत सारी छाप देख सकते हैं। जो हमारा कल्चर है वो चेंज हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर हो रहा है, तो ये सभी इसका ही परिणाम है। और आज भी यह नव औपनिवेशवाद के रूप में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और आज भी हम कह सकते हैं नव औपनिवेशवाद के रूप में ये कहीं ना कहीं विद्यमान हमें देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है DU एजुकेशन क्लब। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, जो है DU एजुकेशन क्लब। एंड फॉर मोर वीडियो एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी डू लाइक, टू शेयर एंड टू सब्सक्राइब। यानी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसीलिए मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हो इससे रिलेटेड या ये कहें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो भी आप देख पाएँ, क्योंकि अभी हमारे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।